बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 19 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज बड़ा जी इम्पॉर्टेंट दिन है और बड़ी बड़ी ख़बरें आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गूंजती रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ़ की टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू भी हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई, उसका भी हाल हम बताएंगे कि क्या हुआ। और फिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को आज तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। ख़ुसूसी अदालत ने बहुत सख्त फ़ैसला, लेकिन दो जज बिल्कुल एक साइड पे, एक जज साहब बिल्कुल एक साइड पे, और उन दो जजों के दो जज साहिबान में भी एक जज बिल्कुल एक्सट्रीम पे, एक थोड़ा सा नीचे, ये भी हम आपको बताएंगे। फर्दर DGI-SPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फ़ौज के अंदर क्या सोचा जा रहा है और फर्दर क्या होने वाला है, वफाकी हुकूमत क्या करने वाली है जज साहब के ख़िलाफ़, और क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की भी जा सकती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम इत्तलाआत बदस्तूर बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, बात यह है कि आज तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। ये तो आपको पता ही है कि ख़ुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत सुनाई है आर्टिकल 6 आइन से गद्दारी के जुर्म में, और उस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। 2 दिन थे और इन 2 दिनों में ख़ुसूसी अदालत पे, जुडिशरी पे काफ़ी सोशल मीडिया पे भी लहदे हुई। GHQ की तरफ से, अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया। लेकिन आज जो तफसीली फ़ैसला आया, ऐसे लगता है कि अदलिया ने बिल्कुल ऐसे किसी किस्म के दबाव को दरख़ोरे इतना नहीं समझा, इस तरफ नहीं देखा, और उन्होंने आज जो जजमेंट जारी की है वो बहुत ही खौफनाक। 2 जज साहिबान, पहले मैं आपको बताऊं कि 2 जज साहिबान ने, जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो जजमेंट जारी की, उसके मुताबिक तो उन्होंने इसको संगीन गद्दारी करार दिया। लेकिन गौर से सुनिएगा, इस जजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा तज़ादात हैं, जिसका फ़ायदा बहुत जल्द आप देखेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को होगा। तज़ादात बहुत हैं, उन तज़ादात को पहले देख लें आप। तज़ादात ये हैं कि जनाब जस्टिस वक़ार अहमद सेठ साहब लिखते हैं पैरा 61 में कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक मुल्ज़म इनफरादी तौर पर इस जुर्म का मुर्तकब हुआ। अब ये यहाँ से शुरू हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का असर है इन पर, इन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। दूसरा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई संगीन गद्दारी की तारीफ़ के मुताबिक मुल्क के साथ गद्दारी का जुर्म ख़ास तौर पर इक़्तिदार आला का कत्ल या हुकूमत का तख्ता उलटना है। ये 2 जुर्म संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। तो जनाब 3 नवंबर 2007 को हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया था। 3 नवंबर 2007 को सिर्फ़ एक जुडिशरी पे एक मावराए आइन इक़दाम किया गया था, सिर्फ जुडिशरी को हिट किया गया था। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस और 15 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सैक किए गए थे, बरतरफ़ कर दिए गए थे, और 56 जजेस हाई कोर्ट्स के बरतरफ़ किए गए थे, और उनमें से भी कुछ जजेस जो हैं वापस आके उन्होंने PCO के तहत हलफ उठा लिया था। तो ये किया गया था। तो इस तरह से ये पैरा 61 में जो तारीफ़ इन्होंने ली है संगीन गद्दारी की, तो वो तारीफ़ पे भी पूरा नहीं उतरता, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तकरीर मौजूद है रिकॉर्ड पे कि पार्लियामेंट भी मौजूद रहेगी, सूबाई असम्बलियाँ भी बरकरार रहेंगी, हुकूमतें अपना काम करती रहेंगी, और सिर्फ जुडिशरी की हद तक ये इक़दाम किया गया है। तो जुडिशरी जज साहिबान को गिरफ़्तार भी किया गया था, चीफ़ जस्टिस को भी गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो आगे जाके बताएंगे कि जब तक कोई अंदर से ताकतवर आदमी ना मिला हो तो ऐसे इक़दामात होते नहीं हैं। उसके बाद जनाब इस को लेके ये सज़ा सुना दी गई और सज़ा में जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने एक और बात कर दी, और वो बात ये थी, जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने तो यही लिखा कि इस्तग़ासा जो है वो जुर्म साबित करने में कामयाब हुआ और परवेज़ मुशर्रफ साहब आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुर्तकब करार पाए, इसलिए इनको सज़ाए मौत दी जाती है। और उन्होंने एक और बात भी अहम तरीन लिखी, वो ये थी
जिसकी कानून में और आइन में गुंजाइश नहीं है, वो उन्होंने लिखा पैराग्राफ 66 है जजमेंट का कि जनाब अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो जाए, मुल्ज़म अगर फौत भी हो जाए और इंतकाल कर जाए, तो भी उसकी डेड बॉडी को लाया जाए पाकिस्तान और उसको डी चौक में लटकाया जाए और 3 दिन तक लटकाया रखा जाए। और ताकि उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है और ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है, ताकि आइंदा किसी को आइन शिकनी की जुर्रत ना हो। इस तफसीली जजमेंट में इससे इख्तलाफ किया जस्टिस शाहिद नज़ीर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि सज़ाए मौत की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो पैराग्राफ 66 है जिसमें सरेआम फांसी की सज़ा या डेड बॉडी को ला के लटकाने की बात है, इससे मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो 2 जज साहिबान ने सज़ाए मौत सुना दी, वजूहात उन्होंने लिख दी। साथ ही साथ इस तफसीली जजमेंट में पूरी तारीख़ लिखी गई है पाकिस्तान की कि कैसे सिकंदर मिर्ज़ा से लेके सदर सिकंदर मिर्ज़ा, जनरल अयूब ख़ान, जनरल याहिया ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये सारे जिस तरीके से फ़ौजी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला और फिर पहले 56 के आइन को 58 में फ़ारिग कर दिया गया। 1956 का आइन जो था उसको 1958 में फ़ारिग कर दिया और उसके बाद 1962 का आइन बना। 1962 के आइन को 1969 में जनरल याहिया ख़ान ने फ़ारिग कर दिया और उसके बाद 73 का आइन बना, तो वो 77 में आइन को सस्पेंड कर दिया। ज़ियाउल हक़ साहब ने ख़त्म नहीं किया, सस्पेंड किया और उसके बाद जब पार्लियामेंट आई तो उसको बहाल कर दिया और अपने इक़दामात को की इंडेमिनिटी ले ली। उसका ज़िक्र है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़िक्र किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अक्टूबर 99 में जो कुछ किया, फिर 3 नवंबर 2007 को जो कुछ किया, उसका ज़िक्र है। फिर एक और बात इस जजमेंट में, एक और बात है, ख़ुसूसी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को भी माफ़ नहीं किया। माजी में किए गए आला अदालतों के फ़ैसलों को भी उन्होंने कहा कि वो भी कोई काबिल तक़लीद नहीं है, जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, ज़ियाउल हक़, याहिया ख़ान और परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात को जिन अदालतों ने, आला अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत था और नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है सैयद यूसुफ़ गिलानी केस के बाद। इसलिए ना वो फ़ैसले हमारे लिए काबिल तक़लीद हैं और ना वो फ़ैसले हमारे लिए मशअल राह हैं, बल्कि वो फ़ैसले भी दफन हो चुके हैं और नज़रिया ज़रूरत भी दफन हो चुका है। तो ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी, आला अदलिया को भी माफ़ नहीं किया। ख़ुसूसी अदालत ने उन पर भी लिखा। फिर एक और बात, ख़ुसूसी अदालत ने इससे आगे भी गई है और ख़ुसूसी अदालत ने यह भी लिखा है, यानी कि ये मैं अक्सरियती फ़ैसला सुना रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब बाकी परवेज़ मुशर्रफ साहब को तो हो गई सज़ा, बाकी जो बचे हैं उनका भी ट्रायल होना चाहिए, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। तो ये एक तरफ। अब जस्टिस नज़र अकबर साहब ने इख्तलाफी नोट लिया। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। उनके दलाइल भी बड़े मजबूत दलाइल हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है, यानी कि इस्तग़ासा जिसे कहते हैं, मुल्ज़म के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का केस बनाने में कसदन जानबूझकर नाकाम रही। 3 नवंबर 2007 का इक़दाम और इसके नताइज गैर कानूनी, बदनीयती पर मबनी और गैर आइनी हो सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही करार दे चुकी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात बड़ी सही है कि अगर एक जुर्म में 2 सज़ाएँ तो हो नहीं सकती, एक जुर्म की एक ही FIR होती है। तो जस्टिस नज़र अकबर साहब ने कहा है कि जितने भी इल्ज़ामात इधर आयद किए गए, 3 नवंबर 2007 जजों को गिरफ़्तार करना और उनको नज़रबंद करना और दीगर, वो तो सारे मुकदमात ऑलरेडी चल रहे हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में। जहाँ तक वो लिखते हैं कि जहाँ तक जज साहिबान से गलत रवैये और उन्हें ज़ेर हिरासत रखने का ताल्लुक़ है, तो मुल्ज़िम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पहले ही 4 फ़ौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जिनमें जजेस डिटेंशन केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समात है, जिसकी FIR में 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी के नफाज, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस को हिरासत में रखने और जजेस के ख़िलाफ़ हलफनामे से मुतालिक हुक्म जारी करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक जुर्म में
दो जगह पे तो ट्रायल नहीं हो सकता, तो ट्रायल तो ऑलरेडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़। इसलिए खुसूसी अदालत में संगीन गद्दारी का केस फिर कैसे चल सकता है, एक ही जुर्म में 2 FIRs कैसे हो सकती हैं? ये बिल्कुल बात सही है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फ़ैसला जो है, ये पॉइंट्स जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ायदा देंगे 100%। और उसके बाद उन्होंने कहा 9 मार्च 2000 से 21 मार्च 2009 तक होने वाले वाक़यात की कहानी का लुब्बे-लुबाब ये है कि अदलिया के ट्रायल के वक्त पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों आँख मचोली खेलते रहे। ये बात भी बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये 9 मार्च 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब की बरतरफ़ी से, और तब से इफ्तिखार चौधरी साहब परवेज़ मुशर्रफ को ख़त्म की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे, परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को ख़त्म करना चाहते थे, और एक दूसरे से बिल्कुल बराह रास्त इनकी जंग चल रही थी। इस दौरान अदलिया की शिकायत के इज़ाले के लिए कोई कानून, कोई अदालत मौजूद नहीं थी और बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर बरकरार थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि नई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने चीफ जस्टिस की पटिशन पर 20 जुलाई 2007 के मुख्तलिफ फैसले पर अमल दरामद को कोई वक़्त नहीं दी, जिसने मार्च 2008 में कौमी असम्बली के पहले रोज़ जजिस को आज़ाद करार दिया था। ताहम 15 मार्च 2009 को रातों रात एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए अदलिया को अचानक बहाल कर दिया गया। ये बात भी सही है। ये हो रही थी सारी कॉन्स्पिरेसी। जनरल क़यानी और इफ्तिखार चौधरी एक साइड पे थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब एक साइड पे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को गिराना मकसूद था और इफ्तिखार चौधरी उसके आलाकार बने हुए थे, क़यानी साहब के साथ मिले हुए थे। ये सारा गेम, और नज़र अकबर साहब ने लिखा है अपने जस्टिस नज़र अकबर साहब ने कि ये बताया जाए कि चौधरी एतजाज़ अहसन के साथ लॉन्ग मार्च वाली रात किस अथॉरिटी ने फ़ोन पे बात की थी, क्योंकि ना तो वो वज़ीर आज़म थे और ना ही वो सदर थे। तो ये चीज़, अब आते हैं जनाब, ये तो हो गया फ़ैसला। अब आते हैं रद्द अमल की तरफ। फ़ौज के अंदर इस पे ख़ास तौर पे रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है जी। शदीद गुस्सा पाया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए। कल आर्मी चीफ़ SSG हेडक्वार्टर भी गए थे, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के हेडक्वार्टर में, उनको भी जाके हौसला दिया था, लेकिन आज तफसीली फ़ैसला आ गया। तो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो बात हुई फ़ोन पे, वो ये है कि एक तो उसमें फ़ैसला किया गया कि जस्टिस वक़ार सेठ के ख़िलाफ़ पहला फ़ैसला तो ये हुआ कि सिस्टम को डीरेल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जमहूरियत बरकरार रहेगी, हुकूमत बरकरार रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी, इदारों के साथ महाजराई नहीं की जाएगी, अदलिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का ऐसा कोई तासुर नहीं दिया जाएगा कि जनाब अदलिया और फ़ौज आमने सामने है या अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है, ऐसा कोई तासुर नहीं दिया जाएगा। ये आर्मी चीफ़, अलबत्ता एक फ़ैसला हुआ कि जस्टिस वक़ार सेठ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा। वो रेफरेंस फ़ाइल जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी अपनी दानिश्त में ये बहुत कोई मज़बूत रेफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट में जो जजमेंट लिखी जाती है उसकी बुनियाद पे रेफरेंस फ़ाइल नहीं कर सकते आप। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये सिलसिला चल निकला, और इसमें अदालत के फ़ैसले भी पहले से मौजूद हैं, अगर ये चल निकला तो फिर तो कोई भी जज शायद अपनी जगह पे ना रहे, क्योंकि फ़ैसले मातहत अदालतें करती हैं, हाई कोर्ट्स में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, एक बेंच फ़ैसला करता है, दूसरा करता है, फ़ैसले होते रहते हैं, सेटासाइड होते रहते हैं, सज़ाओं में कमी होती रहती है। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि बदनीयती साबित करना पड़ेगी कि जनाब ये बदनीयती पर मबनी है फ़ैसला। जब तक बदनीयती साबित नहीं की जाती, कभी जब तक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं की जाती, तब तक ये रेफरेंस का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा ये कि SGS कोटेकना केस में आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ था, उसमें जस्टिस मलिक क़य्यूम और जस्टिस राशिद अज़ीज़ की ऑडियो टेप्स पेश की गई थी शहबाज शरीफ के साथ और सैफुर रहमान के साथ, और बदनीयती साबित की गई थी। तब राशिद अज़ीज़ साहब और मलिक क़य्यूम साहब को अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इसलिए ये सारी सूरत हाल बड़ी ट्रिकी है, लेकिन फ़िलवक्त यही है एक ऑप्शन कि सुप्रीम कोर्ट अपील फ़ाइल की जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बात है जनाब, वो ये है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो बात हुई, उसमें इस बात पे भी सोचा गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा को सदर ममलिकत मुआफ़ कर दें और ये मामला और ये कज़िया
बिल्कुल यहीं पे ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि इस कशीदगी को बढ़ाया जाए। तो देखना है कि इस पे अमल दरामद किस तरीके से किया जाता है।